हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। वैसे आज की एक्सपायरी की बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी थी। हालांकि सारे इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो थे, बैंक निफ्टी, निफ्टी, मतलब इतना कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। गैप डाउन ओपनिंग होके बैंक निफ्टी तो एकदम मतलब साइडवेज पैटर्न में ही हो गई, और बाकी निफ्टी जो है वो रिकवर होके थोड़ा फ्लैट सी क्लोजिंग दी है। आई होप कि आपने कुछ पैसे कमाए होंगे। तो आने वाला है एक नया आईपीओ, चलिए गाइस, बल्क कॉर्प लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 30 जुलाई 2024 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 100 रुपये से लेकर 105 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 19,78,800 शेयर्स है। करीब 20 करोड़ 78 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है गाइस। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफ़र फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाते हैं। कंपनी के यूज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एक्सपेंशन के लिए यूज़ होते हैं। ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। एक भी रुपया जो है वो कंपनी के अंदर ये जो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो प्राइस बैंड जो है ना वो एक्चुअली 100 रुपये से लेकर 105 रुपये तक है। सो मतलब ये जो रेंज है, सो जब भी रेंज होती है तो उसको बुक बिल्ट इशू आईपीओ बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर सिर्फ एक मतलब फिक्स्ड प्राइस होती, जैसे कि 100 रुपये ऐसे फिक्स प्राइस, तो उसको फिक्स प्राइस इशू आईपीओ कहलाते भाई। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 5 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 5 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 6 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 1 अगस्त 2024 की तारीख है। इशू टाइप मैंने आपको बताया बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है। सो गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 55,35,264 शेयर्स है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 75,14,064 है। सो बेसिकली आप ये जो पोस्ट इशू का जो नंबर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिलता है। हालांकि यहाँ पर टोटल इशू साइज़ जो है वो ही फ्रेश इश्यूज़ है, मतलब सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। और मार्केट मेकर पोर्शन 99,600 शेयर्स सनफ्लावर ब्रोकिंग के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,26,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,52,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो गाइज आपको पता होगा कि ये SME IPO है। तो SME स्टॉक के अंदर आप सिंगल शेयर्स जो है उसकी ख़रीदारी और बेच नहीं सकते हो, मतलब आपको सिर्फ लॉट में डील करनी पड़ेगी। और ये जो लॉट साइज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1200 शेयर्स का एक लॉट है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लॉट साइज़ चेंज हो जाए। और 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए कम से कम, अभी तक तो यही फॉर्मेट है। तो इस बात का ध्यान रहे क्योंकि बड़ी अमाउंट लगती है गाइस, आप समझ सकते हो 1.25 लाख रुपया करीब यहाँ पर लग रहा है। अब अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर पुनीत महेंद्र गोपाल का, मिस्टर अनूप महेंद्र गोपाल का एंड मिस्टर संजय पंदुरंग सदावर्ते जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 98.10% है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.26% है गाइस। सो आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग 72.26% की हो जाएगी। अभी 98.10% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है, मतलब तकरीबन सारा माल
उन्हीं के पास है, मतलब टोटल स्टेक जो है तकरीबन वो उनके पास है। गाइस यहाँ पर एक अच्छी बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है। सो उनकी बीड डेट जो है वो 29 जुलाई 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो 9,38,400, जो उनकी पोर्शन साइज़ जो है वो 9,85,00,000 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज़, उसकी जो डेट है वो 1 सितंबर 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़, उनकी जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। सो बेसिकली ये जो, इफ़ इन केस आपको आइडिया नहीं है, तो ये जो डेट और 30 दिन और 90 दिन है, सो कंपनी के साथ एंकर इन्वेस्टर्स की कुछ डील्स होती है। उसमें से एक डील ये है कि भाई क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं तो मतलब लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो एक भी माल बेच नहीं सकते हैं। अगर बेचना चाहे तो 30 दिन के बाद बेच सकते हैं, वो भी 50% का हिस्सा बेच सकते हैं जो भी उनके पास टोटल स्टेक है उसमें से, तो उसकी डेट है। और बाकी बचा हुआ 50% का जो हिस्सा है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं, उसकी डेट दी गई है। मैं आपको यहाँ पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा कि आईपीओ हो या स्टॉक हो, कभी भी एंकर इन्वेस्टर है या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर है, बड़े इंस्टीट्यूशन ने बड़ा माल ख़रीदा हुआ है, ऐसा कुछ आपको कई बार आपको न्यूज़ में देखने को मिलता होगा। और उसके बाद आप देखते भी होंगे कि कई बार प्राइसेस जो है वो स्पाइक होती है, मतलब एक पोटेंशियल स्पाइक होती है जिससे एक ग्रीड पैदा होती है। तो वो जो ग्रीड जो है वो ग्रीड को उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो उस हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, मतलब सिंगल एक वो पॉइंट को ध्यान में रख के, क्योंकि उनकी जो रिसर्च होती है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और लॉस खाने की कैपेसिटी, कितना प्रॉफिट लेके वो एग्ज़िट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में ना फ़र्क होता है। सो और समझ रहे हो आप कि हमारे पास अगर मान लो कि ऐसा कुछ देख के आपने टोटल अमाउंट आपके पास, एक एग्जांपल के तौर पे कि 1,00,000 रुपया है आपके पास, आपने 1,00,000 रुपया डाल दिया। अब मानो कि उसमें से आपको 50,000 का घाटा हो गया तो हम पैनिक कर जाएंगे और हमारा एक तरह से देखा जाए तो 50% का लॉस हो जाएगा। अब उन्होंने जो अमाउंट लगाई है उसमें शायद मतलब उनका 10 लाख का नुकसान हो जाए, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि मतलब उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उनकी इन्वेस्टमेंट की जो तरीके होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है, समझ रहे हो गाइस। और ऐसा नहीं है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या कोई बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है उनको लॉस नहीं होता, नहीं, उनको भी लॉस होता है, बट उनका जो पोर्टफोलियो जो है वो बहुत मतलब ऐसा मैनेज करके रखते हैं कि जिससे उनको इतनी फ़र्क ना आए, मतलब फ़र्क ना पड़े। जैसे समंदर से ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा पानी निकल गया बस, इस तरह से उनको मतलब इफ़ेक्ट होती है। बट नेवरदलेस जस्ट द पॉइंट, कहने का मतलब है कि एकदम से एक सिंगल पॉइंट से डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एंकर इन्वेस्टर्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं कोई भी आईपीओ में, तो एक पॉजिटिव माहौल ज़रूर कहलाता है, क्योंकि बड़ा माल उठाता है तो चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है, चांसेस होते हैं। ओवरऑल मार्केट का एटमॉस्फेयर कैसा है, ट्रेंड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए कि अभी जो है वो हम सबको पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। अब सडनली वॉट एवर द रीज़न, अगर मार्केट फॉल करता है या एक थोड़ा सा समझ लो कि एक पोटेंशियल टाइप का करेक्शन आ जाता है कि 2-4 दिन में या हफ्ते भर में ही मतलब अच्छा खासा थोड़ा एक करेक्ट हो जाता है मार्केट, और ऐसे माहौल में अच्छी कंपनी के आईपीओस भी पिट जाते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है। सो गाइस, चलिए कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2009 से फाउंडेड है। बल्क कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फूड ग्रेड फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, जिसको FIBC बैग्स कहा जाता है। द कंपनी प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ कस्टमाइजेबल packaging solutions such as 8 variation of FIBC jumbo bags and container liners. The company manufacturing unit जो है वो चांगोदर अहमदाबाद meets the BRC global standard for packaging and packaging materials and has achieved grade A certifications। तो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है ये,
और ये कुछ उनकी ISO सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं। और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, फूड, फार्मास्यूटिकल एंड माइनिंग। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, साउथ कोरिया, स्पेन, यूरोप, इजिप्ट एक्सेट्रा। सो ये सारे कुछ बाहर के देश हैं जहाँ पर भी उनकी ये प्रोडक्ट सप्लाई होती है, पैकेजिंग जो सॉल्यूशंस देते हैं। और 31 मई 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 195 लोगों की टीम है, जो कि अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब मोटा मोटी कंपनी मतलब कमा क्या रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए है गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए 3-4 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है देखते हैं। असेट जो है वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 19 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 32 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 31 करोड़ 76 लाख रुपए से बढ़कर 46 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 88 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 7 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास हुआ है गाइस। एंड बोरोइंग्स जो है वो 6 करोड़ 48 लाख रुपए से कम होकर 6 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये सारे फिगर लैक्स में थे, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर फाइनेंशियल्स में ये है कि कंपनी ने जब जब मौका मिला है बोरोइंग्स कम करने की कोशिश करी है। हालांकि एकदम फ्लैट कम हुई है 3 साल के कंपेयर में, लेकिन फिर भी एक कम करी है। साथ में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है उसमें भी एक डिसेंट पोटेंशियल ग्रोथ है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। साथ में एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, वो भी एक पॉजिटिव बात है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है हमने जो देखी वो भी एक मतलब डिसेंट लेवल का है गाइस। तो अभी तक तो प्लस पॉइंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 78 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो वो आई मीन गाइस आपको पता होगा कि SME कंपनीज जो होती है वो मतलब बहुत छोटी ही होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उस तरह से ठीक है। लेकिन ठीक नहीं है एक्चुअली, मतलब छोटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बहुत बार 70 to 80% जो कंपनी होती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 प्लस करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जिसमें मतलब 250, 200, 250 ऐसे होता है। तो वो थोड़ा SME के हिसाब से ठीक है, बट यही है, छोटी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन नेवरदलेस मतलब कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए एक सिर्फ फैक्टर को कंसीडर करके। हाँ, रिस्क पोटेंशियल ज़रूर होता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली उनको बिजनेस मिलते रहना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में गाइस। सो ये एक चीज़ ज़रूर है। अब कंपनी का जो ROE जो है 50.40% है, ROCE 40.25%, डेट टू इक्विटी 0.68, RONW 38.10%, PBB 6.22, पैट मार्जिन जो है 7.88 है। अब EPS प्री IPO 6.43, पोस्ट IPO 4.74, PX प्री IPO 16.33, पोस्ट IPO 22.17 है गाइस। और ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने की वजह क्या है, सो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने 3 मेजर रीजंस दिए गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाओ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो। एंड गाइस मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, कंपनी के जो भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और
यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।